ओवरव्यू ऑफ जावा। ये हमारे जावा फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास होगी और इस क्लास में हम जावा का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री ऑफ जावा है, सेकंड की फीचर्स ऑफ जावा और थर्ड जावा का इकोसिस्टम है। ये सफर शुरू होता है 90s की दिहाई से, जहां पर सन माइक्रोसिस्टम के इंजीनियर्स का एक ब्रिलियंट ग्रुप जेम्स गॉसलिन, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डिजिटल डिवाइसेस के लिए, जैसे सेट टॉप बॉक्स और टेलीविजन। और उनका मकसद ये था कि वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए जो रॉबस्ट हो, पोर्टेबल हो, सिंपल हो, सिक्योर हो, डायनेमिक हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, जिसे हम आज जावा के नाम से जानते हैं। आप में से शायद कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस प्रोजेक्ट का नाम शुरू में जावा नहीं ओक था, जो कि एक दरख्त के नाम पर रखा गया था। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके जावा रखा गया। जावा का फर्स्ट वर्जन जावा 1.0 1995 में ऑफिशियली पब्लिक के लिए रिलीज हुआ, जिसने जावा को वसी पैमाने पर यूज करने का आगाज किया। और इस वर्जन के जो कोर फीचर्स थे, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट शामिल थे। फिर 1998 में जावा 1.2 रिलीज हुआ, जिसमें स्विंग ग्राफिकल एपीआई और जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद 2004 में जावा की एक मेजर रिलीज आती है, जावा 5, जिसमें जेनेरिक्स, एनोटेशंस, इनहैंस फॉर लूप, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, इनम और वेरार्क्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर एक और मेजर रिलीज आती है 2014 में, जावा 8, जिसमें लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस और डेट टाइम एपीआई को इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर 2017 में जावा 9 रिलीज हुई, जिसमें मॉड्यूल सिस्टम, जे शेल रिपल, मल्टी रिलीजेस जार और HTTP2 क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद 2018 में जावा 10 और जावा 11 रिलीज हुई। इसमें अगर हम मेजर फीचर की बात करें तो जिसमें लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस, गार्बेज कलेक्टर इंटरफेस, HTTP क्लाइंट स्टैंडर्ड और जावा फ्लाइट रिकॉर्डर टूल इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर 2019 से 2024 तक कंटिन्यूसली जावा के न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, और अगर अभी 2024 में जावा के लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो वो जावा 23 है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ जावा के वर्जन स्किप किए हैं, बेसिकली क्योंकि उनमें कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। बट अगर आप फिर भी उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं। ये हमारे जावा की एक शॉर्ट हिस्ट्री थी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगर की फीचर्स की बात करें तो जावा में हमें काफ़ी सारे की फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो चलो इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इसका मतलब राइट वंस रन एनीवेयर, यानी आप एक दफ़ा अपने जावा के कोड को लिखते हैं और वो रेडी होता है किसी भी कंप्यूटर यानी विंडोज़, लिनक्स, मैक या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर जिसमें जावा की JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हो। JVM क्या है, इसे हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ लें कि JVM एक प्रोग्राम है जो हमारे जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म पर रन करता है। अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को एक मिसाल से समझें तो आप अपनी USB ड्राइव को देखेंगे, जो कि किसी भी कंप्यूटर में ईजिली प्लग हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी हम जावा में कोई कोड लिखते हैं और उसे रन करते हैं तो बिहाइंड द सीन ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी जावा फाइल की, जिसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं। अब बारी आती है कंपाइलर की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करके बाइट कोड जनरेट करना होता है। मान ले कि हमारी एक सोर्स फाइल
का नाम main.java है, तो कंपाइलर सेम नाम की एक और फाइल क्रिएट करेगा कंपाइल करके, जिसका नाम main.class होगा और इसमें हमारे main.java का बाइट कोड होगा। अच्छा, बाइट कोड को अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हमारी ही जावा फाइल से जनरेट हुआ है। और फिर आखिर में बारी आती है हमारी JVM की, यानी जो .class फाइल कंपाइलर ने जनरेट की है, JVM उस फाइल के बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है और कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के मुताबिक होता है। और अब आखिर में बारी आती है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये आपका टाइम सेव करता है, वरना वही काम आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मिसाल के तौर पर, अगर मैंने विंडोज़ में एक प्रोग्राम बनाया है और वही प्रोग्राम मुझे मैक पर भी चाहिए, तो मैं मैक के लिए अलग से उस प्रोग्राम को बनाऊंगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इस फीचर को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारी सेपरेट क्लासेस होंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह अपने जावा के कोड को ऑर्गेनाइज करें। जैसे ऑब्जेक्ट के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अपने जावा के कोड को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड में, जैसे कि कार, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हम इसको अपने कोड में यूज़ करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट के लिए हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसे हम आगे की क्लासेस में डिटेल से समझेंगे। फिर आता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें हम मल्टीपल क्लासेस के दरमियान प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं। फिर आता है इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें हम अपने डेटा को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि कौन सा डेटा हमने शेयर करना है और कौन सा नहीं। और फिर आखिर में आता है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा फंक्शन रन टाइम पर डिफरेंटली बिहेव करता है बेस्ड ऑन के हम उसे क्या इनपुट देते हैं। ये हमारे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक शॉर्ट ओवरव्यू है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि इस पर हमारी सेपरेट क्लासेस होंगी। अच्छा, अब अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, सिंप्लिसिटी। जावा का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ही क्लियर और रीडेबल होता है। और दूसरा ये कि इसमें आपको मेमोरी को मैन्युअली मैनेज नहीं करना पड़ता क्योंकि जावा इसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है यूजिंग जावा गार्बेज कलेक्टर। इस फीचर में बस इतना ही। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं अब, सिक्योरिटी। हमारा जावा का प्रोग्राम काफ़ी सिक्योर होता है क्योंकि हमारा जावा का जो प्रोग्राम है वो JVM के अंदर रन होता है और JVM हमारे प्रोग्राम को सिस्टम के अदर प्रोग्राम से प्रोटेक्ट रखता है। दूसरा ये कि JVM के अंदर अपने बिल्ट इन टूल्स भी होते हैं जो वायरस या किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। रॉबस्ट, जैसा कि आपको फीचर के नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि जब हम जावा में कोई कोड लिखते हैं और मान लो कि कोड में कोई एरर है, फॉर एग्जांपल सिंटैक्स में कोई एरर है, तो जावा उसको कंपाइल टाइम पर ही डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि आपके कोड में कहाँ एरर है। यानी JVM तक जाने से पहले ही कोड में एरर का पता चल जाएगा। वैसे तो आप कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जिस आईडी में हम काम करते हैं वही इतने एफिशिएंट हैं कि अगर कोई कंपाइलर एरर है तो वो टाइप करते में ही दिखा देते हैं। दूसरा इसकी मेमोरी मैनेजमेंट है जो इसको रॉबस्ट बनाती है, यानी हमें मेमोरी में मैन्युअली कुछ भी एलोकेट या डी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं, जावा इसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। और थर्ड इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म, जिसमें आप रन टाइम पर किसी भी एरर को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, हम जावा में बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। मान लो कि हमें इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करनी है, तो हमें 1 बाय 1 फाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं,
बल्कि हम जावा के थ्रेड्स को यूज़ करके एक साथ मल्टीपल फाइल्स को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग पर हमारी एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें हम डिटेल से मल्टी थ्रेडिंग को समझेंगे। हाई परफॉर्मेंस। जावा की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि जावा का बाइट कोड बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होता है और हमारी जो मॉडर्न JVM है वो भी बहुत फास्ट है। और दूसरा ये कि जावा का ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर बहुत ही एफिशिएंट होता है हमारी मेमोरी को मैनेज करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान होता है बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी आपका प्रोग्राम इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीपल कंप्यूटर पर, वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर या क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम पर। डायनामिक एंड एक्सटेंसिबल। जावा बहुत ही डायनामिक लैंग्वेज है क्योंकि आप इसमें रन टाइम पर किसी भी न्यू कोड या क्लास को लोड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम इसमें इजीली थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स को ऐड कर सकते हैं जो इसको एक्सटेंसिबल बनाता है। पोर्टेबिलिटी। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो हम अपने जावा के प्रोग्राम का बाइट कोड किसी को भी शेयर कर सकते हैं उसके पास प्रोग्राम को रन करने के लिए, और ये वो चीज़ है जो जावा को पोर्टेबल बनाती है। ये हमारे जावा के मेन की फीचर्स का एक शॉर्ट रिव्यू था। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जावा इकोसिस्टम। जावा का इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा है जिसमें कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो कि जावा को एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये डेवलपर्स के लिए एक टूल बॉक्स है जिसको यूज़ करके आप एक स्मॉल एप्लीकेशन से लेकर एक लार्ज इंटरप्राइज एप्लीकेशन तक बना सकते हैं। जावा के इकोसिस्टम में कुछ की कंपोनेंट्स भी हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। JDK यानी जावा डेवलपमेंट टूल किट, जिसे हम किसी भी जावा के प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि JDK में हमें क्या क्या मिलता है। तो JDK में इंक्लूड होता है कंपाइलर जो कि आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा लाइब्रेरीज और APIs, ये प्री बिल्ड टूल्स होते हैं कॉमन टास्क के लिए। जावा डीबगर JDB जो कि हमारी हेल्प करता है एरर्स को फाइंड और फिक्स करने के लिए। और हमारा JRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो कि हमारे जावा प्रोग्राम को रन करता है। तो JDK हमारा एक ऑल इन वन पैकेज है किसी भी जावा एप्लीकेशन को क्रिएट, बिल्ड और टेस्ट करने के लिए। JRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। देखते हैं कि JRE में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें हमारे पास JVM है जिसमें हमारे पास जावा का बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारे प्रोग्राम को हेल्प करती हैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने में। JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन। इसमें हम JVM की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे, जैसा कि JVM बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके अलावा गार्बेज कलेक्शन यानी अनयूज मेमोरी को क्लियर करना, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस यानी ये इंश्योर करना कि हमारा प्रोग्राम उस स्पेसिफिक मशीन पर सही से वर्क करे। जावा फ्रेमवर्क्स। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जावा का इकोसिस्टम काफ़ी वाइड है। बेसिकली हम अपने टाइम को सेव करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए थर्ड पार्टी प्री बिल्ड फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। वैसे तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें अगर हम कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की बात करें तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा हाइबरनेट है जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइब्रेरीज। जिस तरह हमारे पास जावा के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जावा की काफ़ी ज़्यादा प्री बिल्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं।
जिसमें अगर हम कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज की बात करें तो अपाची कॉमन एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है फाइल हैंडलिंग और डेटा मैनिपुलेशन के लिए। इसके अलावा गूगल की गावा लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटीज़ मिलती हैं कलेक्शन के लिए, कैशिंग के लिए और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है JUnit, जिसे हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होती है जिसे हम IDE कहते हैं। IDE बहुत ही हेल्प करता है हमें अपने प्रोग्राम को डेवलप करने में। फॉर एग्जाम्पल सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कंपाइलेशन, डीबगिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं एक कंप्लीट IDE में। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 50% काम हमारा IDE कर देता है तो ये गलत नहीं होगा। वैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जावा डेवलपमेंट के लिए, जिसमें अगर हम कुछ पॉपुलर IDE की बात करें तो इसमें हमारे पास JetBrains का IntelliJ IDEA है जिसका कम्युनिटी वर्जन फ्री है और अल्टीमेट वर्जन पेड है। इसके अलावा Eclipse है जो कि ओपन सोर्स और फ्री है, और इसके अलावा NetBeans है। अगर तो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट अच्छी है तो मैं आपको JetBrains का IntelliJ IDEA कम्युनिटी एडिशन रेकमेंड करूँगा। अदरवाइज आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड टूल्स जिसे हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलेशन से लेकर टेस्टिंग, फिर पैकेजिंग और डिप्लॉयमेंट तक। अगर हम कॉमन बिल्ड टूल्स की बात करें तो ये 3 टूल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला Maven, जिसे हम डिपेंडेंसीज को मैनेज और प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी XML में होती हैं। इसके अलावा Gradle को भी यूज़ करते हैं जस्ट लाइक Maven, बट ये हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है एज़ कम्पेयर टू Maven। और कुछ प्रोजेक्ट में ANT भी यूज़ होता है जो कि ओल्ड है बट स्टिल कुछ प्रोजेक्ट्स में अब भी यूज़ होता है। जावा एप्लीकेशन सर्वर। जावा एप्लीकेशन सर्वर हमें हेल्प करता है जावा वेब बेस और जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन को रन करने में। आप इसको एक होस्ट की तरह भी देख सकते हैं जिसमें हमारी एप्लीकेशन रन होती है। कुछ कॉमन सर्वर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अपाची टॉमकैट, जिसे नॉर्मली हम जावा वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा JBoss वाइल्डफ्लाई, जिसे हम जावा एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ग्लासफिश, इसे भी हम जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो इस क्लास में हमने जावा का एक शॉर्ट ओवरव्यू किया, जावा के कोर फीचर्स को देखा और जावा का इकोसिस्टम एक्सप्लोर किया। आई होप हमने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप जावा में मज़ीद इंटरेस्ट रखते हैं और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।